Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our lecture is DNA helicase, primase, ligase, exonuclease and topoisomerase and telomerase enzymes. In the previous lecture we have completed our topic of DNA polymerase enzyme. We have studied the types, function, structure of prokaryotes and eukaryotes. In this particular lecture we will discuss the left out enzymes, that is DNA helicase, primase, ligase, exonuclease, topoisomerase and telomerase enzymes. So let's start. फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज. इसमें हेलिकेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. हेलिकेजेस आर एंजाइम्स दैट बाइंड एंड मे इवन रीमॉडल न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. हेलिकेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड की रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं. रीमॉडलिंग क्या होती है? अगर हमारा जो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इस स्ट्रैंड को जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो ओपनिंग के लिए ज़रूरत होती है किसी एंजाइम की जो कि इसको रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करवा सके. तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हेलिकेजेस यहाँ पे आके बाइंड करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे. एक पॉइंट होता है जहाँ से इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का. यहाँ पे आके हेलिकेजेस बाइंड करेंगे और उसके बाद में फॉर्मेशन करवाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. रीमॉडल न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की रीमॉडलिंग करते हैं. दैट इज़ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारा, तो ये इसको रीमॉडल करके डबल स्टैंडर्ड से ओपन फॉर्म में सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए. और रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए ये टेम्पलेट स्टैंड्स को प्रोवाइड करेंगे और इन्हीं टेम्पलेट स्टैंड्स की हेल्प से लीडिंग एंड लैगिंग स्टैंड्स की सिंथेसिस होगी. और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को भी न्यूक्लिक एसिड में ये हेल्प करते हैं, एंजाइम्स बाइंड करते हैं एंड रीमॉडलिंग में एंड ओपनिंग ऑफ हेलिक्स में हेलिकेजेस का वर्क होता है. डीएनए हेलिकेजेस आर इसेंशियल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. जो हेलिकेजेस हैं वो डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इसेंशियल होते हैं बिकॉज दे सेपरेट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स अलाउइंग ईच स्ट्रैंड टू बी कॉपीड. जो डीएनए हेलिकेजेस होते हैं ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं. जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए. यहाँ से ही डीएनए के लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी और डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी. और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती जाएगी ये हेलिकेज आगे की तरफ मूव करेगा और ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है इसको ओपन करता जाएगा और धीरे धीरे इसी तरीके से पूरा स्टैंड डीएनए का ओपन हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा. और जब ज़रूरत होगी इसको रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब वहाँ पे जाके ये टर्मिनेट कर जाएगा और ये दोनों स्टैंड सेपरेट होकर दो डीएनए स्टैंड्स फॉर्म कर लेंगे. सो दीज सेपरेट डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंड्स अलाउइंग ईच स्टैंड टू बी कॉपिंग. जो स्टैंड सेपरेट होते हैं उनमें से दोनों स्टैंड कॉपी हो जाते हैं, दोनों ही स्टैंड की सिंथेसिस हो जाती है और कॉपी करके एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं. डीएनए हेलिकेजेस अनवाइंड डीएनए एट पोजीशंस कॉल्ड ओरिजिन्स. जो डीएनए हेलिकेजेस होते हैं जहाँ से ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन और वहीं से डीएनए हेलिकेजेस डीएनए को अनवाइंड करते हैं एंड दैट पोजीशन इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स हमारा है उस पे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. यहीं से हेलिकेजेस अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, ये आगे की तरफ मूव करेंगे और स्टैंड को इस तरीके से ओपनिंग करवाते जाएंगे जिसको कि हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क. ये कुछ वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे ये दो स्टैंड होते हैं डीएनए के और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पे जो कि बिना ओपन हुआ हेलिक्स है वो प्रेजेंट रहता है.
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर करने वाला ये है कि ये जो स्टैंड की ओपनिंग होती है, इस स्टैंड की ओपनिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं बाइंड होते हैं एडेनिन, थाइमिन एंड गुआनिन साइटोसिन से, तो जो ब्रेकिंग होती है इनके बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है फॉर द ओपनिंग ऑफ अ रेप्लिकेशन फॉर्क। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी ओपनिंग के लिए ये ब्रेकिंग होगी यहाँ से, और ये रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो ओपन हो जाएगा। द ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे कोई भी किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क्स को ओपन करने के लिए। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिक्वायर्स एनर्जी, और ये जो प्रोसेस होती है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके लिए रिक्वायर होती है एनर्जी, और ये एनर्जी गेन होती है एटीपी से। एटीपी हाइड्रोलाइज करके हेल्प करेगा डबल स्टैंड को ब्रेक करने के लिए। होता कुछ यूँ है कि जो ये डबल स्टैंडर्ड हमारा हेलिक्स होता है, यहाँ पे ओपनिंग के लिए इसको चाहिए होता है एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी हाइड्रोलाइज करके एडीपी एंड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में बॉन्ड होते हैं वो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड जो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच के बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं डबल बॉन्ड। तो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू द एडेनिन एंड थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन एंड थाइमिन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ईजिली ब्रेक किया जाता है, जबकि जो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बॉन्ड्स होते हैं दे आर ट्रिपल बॉन्डेड फॉर्म एंड दे रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर द ब्रेकेज। So that's why guanine and cytosine content is responsible for the stability of the DNA. एक डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है यहाँ पे, जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे हेलिकेजेस वर्क कर रहे हैं। ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे आके हेलिकेज बाइंड किए हैं। अब हेलिकेज इधर की तरफ मूव करते हैं, अनवाइंडिंग करवाते हैं हेलिक्स की हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप देख सकते हैं, इनको ब्रेक करते हैं हेलिकेज की हेल्प से, और हेलिकेज अनवाइंडिंग करवाते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन कर देते हैं। कुछ ये वाई शेप का स्ट्रक्चर आता है, और इसी पे जो ओपन हुए हेलिक्स होते हैं यहाँ पे आके बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज दोनों ही साइड में, दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क पे, बिकॉज ये जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है ये दोनों ही टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं, और दोनों पे ही आके बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये सिंथेसिस करवाता है डीएनए की। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए प्राइमेज एंजाइम। Primase is an enzyme that synthesizes short RNA sequences called primers. जो DNA प्राइमेज एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, एंड सिंथेसिस ऑफ प्राइमर इज द क्रूशियल स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA और फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ DNA। तो अगर प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड किसको करेगा? डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली डीएनए के टेम्पलेट का यूज़ करके सिंथेसिस को प्रोसीड नहीं करवा सकता। इसके लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है कोई भी इसके लिए प्राइमर हो। इस प्राइमर के ही 3 प्राइम एंड को ये एक्सटेंड करता है, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल से ये एक्सटेंड करना स्टार्ट करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए के स्टैंड पे सिंथेसिस होती है प्राइमर की, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है तो इधर से इधर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसिस होगी डीएनए के प्राइमर की, और आरएनए का होता है प्राइमर, और अप टू 15 टू 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसी ये 3 प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है
इसी को एक्सटेंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंड रेप्लिकेशन की प्रोसेस को प्रोसीड करवाएगा। These primers serve as a starting point for the DNA synthesis. DNA की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रोवाइड करते हैं ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम्स, बिकॉज ये सिंथेसिस करवाते हैं प्राइमर की। प्राइमेज फंक्शंस by synthesizing short RNA sequences that are complementary to a single stranded piece of the DNA which serves as its template. प्राइमेज का जो फंक्शन होता है वो सिंथेसाइजिंग शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस, ये जो सिंथेसिस करवाते हैं प्राइमर्स की, जो कि होते हैं शॉर्ट आरएनए सीक्वेंसेस। प्राइमर्स आरएनए के सीक्वेंस होते हैं एंड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अ सिंगल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए। ये जो डीएनए का फॉर्क ओपन हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, ये जो प्राइमर बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री की अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, अगर जो आरएनए है, आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। तो जो आरएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है एंड जो टेम्पलेट डीएनए होता है उससे जाके पेयर करता है ये जो प्राइमर होता है, और फिर प्राइमर को एक्सटेंड किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। डीएनए पॉलीमरेजेस कैन ओनली अटैच न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं वो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से ही एक्सटेंड किया जाता है इनको। Therefore, primase serves to prime and lay a foundation for DNA synthesis. प्राइमेज जो होता है वो डीएनए सिंथेसिस की फाउंडेशन में हेल्प करता है। ये सिंथेसिस करवाता है प्राइमर की, बिकॉज विदाउट प्राइमर डीएनए की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड को डायरेक्टली एक्सटेंड नहीं करवा सकता, इसके लिए इसको ज़रूरत होती है प्राइमर की, और प्राइमर प्राइमेज एंजाइम के थ्रू जनरेट किया जाता है डीएनए के 3 प्राइम स्ट्रैंड पे। नेक्स्ट इज अवर डीएनए लाइगेज एंजाइम। DNA ligases represent a fundamental class of enzymes required by all organisms to maintain the structural integrity of the genome. जो DNA ligase enzymes होते हैं ये enzymes की fundamental class होती है एंड ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है DNA ligases के to maintain the structural integrity of the genome. स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं छोटे छोटे, जो अलग अलग से फ्रेगमेंट्स पड़े हुए होते हैं, उनको डीएनए लाइगेज के थ्रू एक साथ में ज्वाइन करा के एक सिंगल स्टैंड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम। DNA breaks are ultimately required through the catalytic activity of DNA ligase. जो DNA के ब्रेक्स होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए DNA ligase की ज़रूरत होती है। DNA ligase के पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडहेसिवनेस की, मतलब कोई भी जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ये जोड़ देगा, उनके ज्वाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है DNA ligase के पास में। इसीलिए अगर डीएनए के स्टैंड में कोई भी ब्रेक हो जाता है तो उस ब्रेक को डीएनए लाइगेज की हेल्प से रिपेयर किया जा सकता है। एंड ऑल्सो डीएनए लाइगेज विच फॉर्म्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन डुप्लेक्स डीएनए। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें जो ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाता है लाइगेज,
और ज्वाइनिंग करवाता है किन्हीं भी दो ब्रोकन स्ट्रैंड के बीच की, ज्वाइनिंग करवा के ये प्रॉपर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करवा देता है। DNA ligases catalyze the formation of a phosphodiesterase bond between DNA single strand in the duplex form। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देते हैं ये दो DNA स्ट्रैंड के बीच में। The covalent joining of polynucleotide catalyzed by the DNA ligase, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बीच की ज्वाइनिंग होती है वो कैटलाइज की जाती है DNA लाइगेज के थ्रू। कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अगर इनमें कोई भी ज्वाइनिंग करवानी है इन दोनों की तो DNA लाइगेज यहाँ पे आएगा, दोनों स्टैंड पे वर्क करेगा और ब्रेक्स को रीसील कर देगा। DNA ligase is a necessary event in DNA repair, recombination and most notably DNA replication। जो DNA ligase के फंक्शंस हैं वो होते हैं DNA रिपेयर में, रिकॉम्बिनेशन में एंड DNA के रेप्लिकेशन में। यहाँ पे DNA ligase एंजाइम वर्क करता है एंड DNA रिपेयर के अगर प्रोसेस में कोई भी स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है उस टाइम पे DNA ligase उस ब्रेक को वर्क करके ये जोड़ देगा, ज्वाइनिंग करवा देगा एंड DNA की रिपेयरिंग करवा देगा, रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है एंड एज वी नो DNA के रेप्लिकेशन में तो DNA लाइगेज का बहुत ही ब्रॉड रोल है क्योंकि जो सिंथेसिस होती है लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की, तो लीडिंग स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है बट इन द केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं DNA के। अब इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे DNA लाइगेज आता है और यहाँ पे हर जगह पे वर्क करके जितने भी फ्रेगमेंट्स बने हुए होते हैं वहाँ पे आके इसको ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कंप्लीट स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है और एक DNA से ये दो DNA की कॉपीज़ प्रिपेयर हो जाती हैं। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ DNA लाइगेज। इसको हम ग्लू कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो ग्लू है वो होता है DNA लाइगेज। Exonucleases, our next enzyme category is exonucleases। Exonucleases are a group of enzymes that remove nucleotide bases from the end of a DNA chain। Exonucleases, exo means outside and nucleases that work on nuclease। तो जो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं इनका ये वर्क होता है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA में जो लास्ट के न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल करवाना होता है उस फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। ये किसी भी DNA स्ट्रैंड से जो एक्सो पार्ट होता है, जो इनका आउटसाइड का पार्ट होता है, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स के रिमूवल में हेल्प करते हैं। DNA polymerases are required to maintain the integrity of the genome during processes such as DNA replication, DNA repair, translation DNA synthesis, DNA recombination, cell cycle control and DNA damage checkpoints function। जो DNA polymerases होते हैं ये इनका फंक्शन होता है जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और ये हेल्प करते हैं DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस, रिकॉम्बिनेशन एंड सेल साइकिल कंट्रोल एंड मेनी अदर प्रोसेसेस में। सो एन एसोसिएटेड 3' to 5' exonuclease activity allows a polymerase to remove misincorporated nucleotides। एक इनके साथ में एक्टिविटी होती है जो कि अगर कोई भी गलत तरीके से न्यूक्लियोटाइड कोई भी ऐड हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए, और वो होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यही वर्क है एक्सोन्यूक्लियसेस का कि अगर कोई भी स्ट्रैंड में प्रॉब्लम आती है तो ये 3' to 5' जाएंगे और बाहर की तरफ से कोई भी न्यूक्लियोटाइड अगर गलत तरीके से ज्वाइन है
तो उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे सही वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड करवा देंगे। तो जो एक्सोन्यूक्लियेजेस होते हैं, दे रिमूव मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स एंड इंश्योर द हाई फिडेलिटी डीएनए सिंथेसिस। जो एक्सोन्यूक्लियेजेस हैं ये हेल्प करते हैं हाई फिडेलिटी डीएनए सिंथेसिस में, इसमें हेल्प करते हैं ताकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक्यूरेट हो, कोई भी उसमें एरर, कोई भी म्यूटेशन कॉज ना हो पाए। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फेथफुल रेप्लिकेशन so that they act as proof-reading exonucleases for DNA polymerases। जो exonucleases होते हैं इनकी जो 3' to 5' exonuclease एक्टिविटी होती है ये प्रूफ रीडिंग की तरह वर्क करती है और यही प्रूफ रीडिंग रिस्पॉन्सिबल होती है फेथफुल रेप्लिकेशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी एरर, कोई भी म्यूटेशन अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन क्रिएट होता है तो उस म्यूटेशन को या उस डीएनए की एरर को रिमूव करने के लिए। Our next enzymes are topoisomerases। Topoisomerase can relax supercoiled DNA। जो टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं ये सुपरकॉइल्ड डीएनए की रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके इवन इंट्रोड्यूस करके सुपर कॉइलिंग को चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सुपर कॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स करने के लिए यूज होते हैं। A remarkable class of enzyme known as topoisomerases are able to do just this by introducing transient single strand or double strand breaks into the DNA। जो टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं इनके फंक्शन का तरीका ही ये होता है कि अगर ये फंक्शन करते हैं, कोई भी अगर डीएनए में सुपर कॉइलिंग है तो ये इसको रिमूव करने के लिए आइदर सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड का ब्रेक कर देते हैं। इस ब्रेकिंग के थ्रू ये कोई भी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके डीएनए को दोबारा से ज्वाइंट करा देते हैं। लेट मी ड्रॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्रेक हुआ है वो हुआ है सिंगल स्ट्रैंड में। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेक कराएंगे ये और इसकी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके इसको दोबारा से ज्वाइन करवा देंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेक को रीसील कर देंगे। यही होता है। अगर डबल स्ट्रैंड में सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए इन्हें डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करने की ज़रूरत होती है तो ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर देते हैं और दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करके सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके ये दोबारा से दोनों स्ट्रैंड्स को लाइगेट करवा देते हैं और प्रॉपर एक डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो हमें दोबारा से मिल जाता है। तो यही मेन फंक्शन होता है टोपोआइसोमेरेज का, टू इंट्रोड्यूस ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इनटू द डीएनए एंड रिमूव सुपर कॉइलिंग। टोपोआइसोमेरेजेस आर ऑफ टू जनरल टाइप्स। टोपोआइसोमेरेजेस टू टाइप्स के होते हैं जो कि हमारे नेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होते हैं। बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव टाइप 1 एंड टाइप 2 टोपोआइसोमेरेजेस। टोपोआइसोमेरेजेस टू टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज 1 एंड टोपोआइसोमेरेज 2, और ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों में टाइप 1 टोपोआइसोमेरेज एंड टाइप 2 टोपोआइसोमेरेज की प्रेजेंस को देखा जाता है एंड दीज आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग सुपर कॉइल्स फ्रॉम डीएनए, और ये डीएनए की सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने में हेल्प करते हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड। अभी तक हमने देख लिया कि टोपोआइसोमेरेजेस कितने टाइप के होते हैं और ये किस टाइप से फंक्शन करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो इनके टाइप्स होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2,
ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और ये किस तरीके से फंक्शन करके टाइप 1 एंड टाइप 2 लिंकिंग नंबर को चेंज करके और डबल स्टैंड्स को ब्रेक करके किस तरीके से ये रिमूव करते हैं सुपर कॉइलिंग को। तो चलिए देखते हैं। टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस चेंज द लिंकिंग नंबर इन स्टेप ऑफ 2। जो टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं ये लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं इन द स्टेप ऑफ 2। दे मेक transient double strand breaks in the DNA through which they pass a segment of uncut duplex DNA before resealing the break। इनका जो तरीका होता है वो तरीका कुछ यूँ होता है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक क्रिएट करते हैं। ब्रेक कर दिया इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, उसके बाद में ये एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पास करवाते हैं। एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पास करवाया इन्होंने कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में जो अनकट सेगमेंट होता है उसको ये एक दूसरे से पास करवा के और फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो यही इनका मेन तरीका होता है काम करने का कि अगर किसी भी सुपर कॉइलिंग को रिमूव करना है तो या तो सिंगल स्ट्रैंड में या डबल स्ट्रैंड में ब्रेक करवाएंगे और उसके बाद में एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पास करा के सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेंगे और उसके बाद में दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। एंड इस तरीके से जो डीएनए टोपो आइसोमेरेज 2 होते हैं, जो डीएनए टोपो आइसोमेरेज 2 होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ब्रेक के लिए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये ब्रेक करवाएंगे, एक स्ट्रैंड को दूसरे से पास करवाएंगे और उसके बाद में गैप्स को रीसील करवा के ये रीसीलिंग का काम करके सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देंगे। टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस रिक्वायर द एनर्जी ऑफ एटीपी। जो टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं ये डबल स्ट्रैंड्स का ब्रेक करवाते हैं। अब डबल स्ट्रैंड्स के ब्रेक के लिए इनको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस की फॉर देयर एक्शन। सो टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस आर एटीपीएज एंजाइम्स। इनको रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की एनर्जी की फॉर द फंक्शन। टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस इन कंट्रास्ट चेंज द लिंकिंग नंबर ऑफ द डीएनए इन स्टेप ऑफ 1। जो टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं ये लिंकिंग नंबर को बाय द स्टेप ऑफ 1 चेंज करते हैं, जबकि जो टाइप 2 टोपो आइसोमेरेजेस थे ये 2 से चेंज कर रहे थे लिंकिंग नंबर को। टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस make transient single stranded breaks in their DNA, allowing the uncut single strand to pass through the break before resealing the nick। जो टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस के वर्क करने का तरीका होता है वो कुछ यूँ होता है। ये ब्रेक क्रिएट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड में और ये लिंकिंग नंबर को भी बाय द स्टेप ऑफ 1 चेंज करते हैं और एक सिंगल स्ट्रैंड में ये गैप को क्रिएट करके इसको एक स्ट्रैंड को दूसरे से पास करवाते हैं और उसके बाद में रीसीलिंग करवा के इसको गैप को फिल कर देते हैं। कुछ इस तरीके से डीएनए हमारा प्रॉपर रिपेयर होके रेडी हो जाता है। इन कंट्रास्ट टू द टाइप 2 टोपो आइसोमेरेज, टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस डू नॉट रिक्वायर एटीपी। जो टाइप 1 टोपो आइसोमेरेजेस होते हैं इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं टोपो आइसोमेरेजेस टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होते हैं ये लिंकिंग नंबर को बाय 2 चेंज कर देते हैं, डबल स्ट्रैंड में ब्रेक करवाते हैं और रिक्वायरमेंट होती है इनको एटीपी की। While in the case of topoisomerase, let me draw again type 1 and type 2। जो टाइप 1 टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं
ये सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करवाते हैं, लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं बाय द स्टेप ऑफ 1 और इनको ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टाइप 1 टोपोआइसोमेरेजेस डजंट रिक्वायर ATP फॉर देयर एक्शन, वाइल टोपोआइसोमेरेजेस 2 ये डबल स्ट्रैंड में ब्रेक करवाते हैं, लिंकिंग नंबर को चेंज कर देते हैं बाय द स्टेप ऑफ 2 और रिक्वायर्ड होती है ATP की हाइड्रोलिसिस फॉर देयर एक्शन। तो ये ब्रीफ समरी है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाले पॉइंट हैं वो यही पॉइंट्स है जो अभी मैंने डिस्कस किया अलग से ड्रॉ करके, यही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 टोपोआइसोमेरेजेस दोनों के बारे में। Our next enzymes are telomerase. This is an enzyme found in eukaryotic cells. जो टीलोमेरेज एंजाइम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट एड्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA टू द टीलोमेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर दे डिवाइड। ये टीलोमेरेज एंजाइम्स स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को DNA के एंड पे, टीलो मतलब कि जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पे ये टीलोमेयर्स को ऐड करते हैं क्रोमोसोम्स के DNA पे, ये टीलोमेयर्स को क्रोमोसोम पे ऐड करते हैं आफ्टर दे डिवाइड एंड स्टेबलाइजिंग द क्रोमोसोम ओवर टाइम। जो क्रोमोसोम्स की स्टेबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये जो आपके टोपोआइसोमेरेजेस होते हैं, ये एंड पे ऐड करते हैं टीलोमेयर्स को, और टीलोमेयर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम के लिए। टीलोमेरेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टीलोमेयर्स। जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है ये जो क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमेयर्स ऐड हैं ये इनकी लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ टीलोमेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टीलोमेरेज बाय द एडिशन ऑफ गुआनिन रिच रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। जो टीलोमेयर्स होते हैं ये गुआनिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो गुआनिन एंड साइटोसिन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए जो टीलोमेयर्स होते हैं ये स्टेबिलाइज करते हैं क्रोमोसोम्स को, बिकॉज दे हैव रिच कंटेंट ऑफ गुआनिन। In most tumor cells, on the contrary, replication potential is unlimited. जो ट्यूमर सेल्स होती है हम देखते हैं कि जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, उनकी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक डिवाइड करती हैं और फिर डिवाइड करने के बाद में प्रॉपर साइज गेन करने के बाद में वो डिवीज़न को स्टॉप कर देती हैं। लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती हैं, इवन आफ्टर दी इनका जो प्रॉपर साइज़ है ये उसको एक्सीड कर जाती हैं, उसके बावजूद ये ग्रो करती रहती हैं। ये इनके लिए भी जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है टीलोमियर। जो टीलोमियर की लेंथ होती है वही इनके जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन पोटेंशियल उनका अनलिमिटेड होता है, इसके लिए टीलोमियर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The key role in this process of the system of the telomere length maintenance with involvement of telomerase। जो कैंसर सेल्स में एंजाइम जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये टीलोमेयर्स को ऐड करते रहते हैं, टीलोमेरेज एंजाइम्स ऐड करते रहते हैं कंटिन्यूसली क्रोमोसोम्स पे, कैंसर सेल्स के क्रोमोसोम पे टीलोमेयर्स को। अब टीलोमेयर्स का एडिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, तो अगर टीलोमेयर्स डिग्रेड नहीं होंगी तो क्रोमोसोम को डिग्रेड नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से जो कैंसर की सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ टीलोमेयर्स मेंटेन्ड बाय द एंजाइम टीलोमेरेज।
critically short telomeres causes senescence following crisis and cell death। जो टीलोमियर्स हैं किसी भी सेल में ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और छोटे हो जाते टाइम के साथ में ये छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन इन ट्यूमर सेल्स द सिस्टम ऑफ टीलोमियर लेंथ मेंटेनेंस इज एक्टिवेटेड। जो कैंसर सेल्स होती हैं इनमें टीलोमियर की लेंथ को मेंटेनेंस वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सिस्टम टीलोमियर्स की लेंथ को कम नहीं होने देता। जब टीलोमियर्स की लेंथ कम नहीं होती है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और यही रीज़न है कि कैंसर की सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। कैंसर की सेल में सेल डेथ नहीं होती, ये एपोप्टोसिस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर की सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती हैं। इवन वो बहुत ही एक दूसरे के ऊपर तक ग्रो कर जाती हैं। एक प्रॉपर लेयर में नॉर्मल सेल्स जैसे ग्रो करती हैं वैसे वो ग्रो नहीं करती, वो पूरा ग्रो कर जाती हैं। Besides catalytic telomere elongation, independent telomerase function can be also involved in cell cycle regulation। ये जो टीलोमियर्स हैं ये सेल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर सेल जो है इसके प्रॉपर टाइम के बाद में ये धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं और फाइनली सेल का डेथ करवा देते हैं, एपोप्टोसिस करवा देते हैं। इनहिबिशन ऑफ द टीलोमेरेज एक्टिविटी and resulting cessation of telomere length maintenance will help in restriction of tumor cell replication potential। जो टीलोमियर का फंक्शन है अगर इसको ऑफ कर दिया जाए, इसको सीज कर दिया जाए, एंड टीलोमियर लेंथ मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वो अगर ऑन हो जाता है तो दैट विल हेल्प इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्यूमर सेल रेप्लिकेशन पोटेंशियल। अगर टीलोमियर्स को जो मेंटेन करता है, जो इनका डिग्रेडेशन करवाता है, अगर वो सिस्टम ऑन हो जाता है तो वो ट्यूमर सेल्स के रेप्लिकेशन को हेल्प कर सकता है। इसीलिए टीलोमियर्स को अच्छा माना जाता है। अगर कैंसर की थेरेपी है तो कैंसर की थेरेपी के लिए टीलोमियर्स की लेंथ को मेंटेन करने वाला एंजाइम दैट इज़ टीलोमेरेज ये हेल्प करता है कैंसर की थेरेपी में। और यहाँ से भी CSIR ने क्वेश्चन पूछ रखा है। On the other hand, formation of temporarily active enzyme via its intracellular activation or due to stimulation of expression of telomerase components will result in telomerase activation and telomere elongation that can be used for correction of degenerative changes। जो एक्सप्रेशन होता है टीलोमेरेज कंपोनेंट्स का, ये टीलोमियर के एक्टिवेशन में हेल्प कर सकता है और टीलोमियर के इलोंगेशन में हेल्प कर सकता है। और अगर टीलोमियर्स की लेंथ बढ़ती रहेगी तो कैंसर सेल्स का डिग्रेड होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से एंजाइम्स अभी तक हमने पढ़े, DNA पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज एंड इसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए। ये डायग्राम जो यहाँ पे शो किया गया है ये सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को एक साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है। हम देख सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है और यहाँ से ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज फंक्शन कर रहा है। टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या होता है? टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है और यहाँ पे DNA सुपर कॉइल्ड फॉर्म में है तो ये आके इसी ओरिजिन पे आके बाइंड करता है टोपोआइसोमेरेज और फिर ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर देता है। जब सुपर कॉइलिंग नहीं होगी तो ये जो DNA का स्टैंड है ये एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको जो स्टैंड है DNA का वो मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले देखा हमने फंक्शन टोपोआइसोमेरेज का जो कि वर्क कर रहा है सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने में। नेक्स्ट ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ से चलता जा रहा है। इस रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करने के लिए हेल्प करता है एंजाइम DNA हेलिकेज।
यहाँ पे देख सकते हैं हेलिकेज एंजाइम शो किया गया है, ये ब्लू कलर से, ये हेलिकेज एंजाइम है। ये कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ जा रहा है और ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है ये उसको ओपन करवा रहा है, डीएनए हेलिकेज। नेक्स्ट है हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी है। ये बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं ये स्टेबलाइज करती हैं सिंगल स्ट्रैंड को। टोपो आइसोमेरेज ने सुपर कॉइलिंग तो रोक दी, लेकिन जो स्ट्रैंड की स्टेबिलिटी है उसको रोकने के लिए यहाँ पे होती हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इनको शॉर्ट में हम SSB भी बोलते हैं। आवर नेक्स्ट एंजाइम इज DNA प्राइमेज। जो DNA प्राइमेज है वो सिंथेसिस करता है प्राइमर की सिंथेसिस के बाद में वहाँ से DNA आगे प्रोसीड हो जाती है, उसकी सिंथेसिस को आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे RNA का प्राइमर सिंथेसाइज है जिसके थ्रू DNA के रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। DNA लाइगेजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैप को रीसील करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये DNA लाइगेज शो किया गया है। यहाँ पे ओकोजॉकी फ्रेगमेंट्स हैं जिनको ज्वाइन कराने के लिए ज़रूरत होती है DNA लाइगेज की। तो यहाँ पे इस गैप को इसने पहले DNA लाइगेज ने फिल किया, उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप दिखाया गया है। यहाँ से आके ये DNA लाइगेज यहाँ बाइंड कर जाएगा, फिर उसके बाद में इस गैप पे बाइंड करेगा और इस तरीके से जितने भी ओकोजॉकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको ये ज्वाइन करवा देता है। नेक्स्ट है हमारे DNA पॉलीमरेजेस। हमने देखा था कि पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज अल्फ़ा होते हैं। पॉलीमरेज डेल्टा ये सिंथेसिस करवाते हैं लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स की। तो यहाँ पे सारे एंजाइम्स को एक साथ में दिखाया गया है कि कैसे ये हेल्प करते हैं DNA की रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। एक बार हम फिर से इस डायग्राम को देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर कैसे फंक्शन हो रहा है DNA के रेप्लिकेशन का। और यहाँ पे सिर्फ एंजाइम्स को दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम रखा है। आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो एंजाइम्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो एंजाइम्स बहुत डिटेल में पढ़े उनका एक्सट्रैक्ट इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिया गया है। इस स्लाइड में सारे एंजाइम्स का फंक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। आपको मेमोराइज करने के लिए ये स्लाइड बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। शॉर्ट में सारी चीज़ों को पहले डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन उनको मेमोराइज करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी जितने एंजाइम हैं उनको शॉर्ट में दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। पहला एंजाइम है DNA पॉलीमरेज 1। DNA पॉलीमरेज 1 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, रिमूव्स RNA प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। ये RNA का जो प्राइमर होता है, प्राइमर को जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, हमने देख लिया कि RNA का प्राइमर बना, उसको एक्सटेंड किया DNA पॉलीमरेज ने। लेकिन जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई फिर क्या? फिर कौन रिमूव करेगा इस प्राइमर को? तो इस प्राइमर को रिमूव करता है DNA पॉलीमरेज 1। और ये प्राइमर को रिमूव करके यहाँ पे जब इसने प्राइमर को रिमूव कर दिया, इस रिमूवल के बाद में ये सिंथेसाइज करवा देता है एक नया DNA का यहाँ पे इतना स्ट्रैंड, और इस तरीके से DNA के पूरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाती है। DNA polymerase III main enzyme that adds nucleotide in the 5' to 3' direction. Helicase opens the DNA helix by breaking hydrogen bonds. जो हमने देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बिटवीन दी नाइट्रोजनस बेसेस। Ligase seals the gap between the Okazaki fragments on the lagging strand to create one continuous DNA strand। जो DNA ligase है वो ज्वाइन करवा देता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। Primases synthesize RNA primers as we have studied। Single strand binding protein bind to single stranded DNA to prevent hydrogen bonding between DNA strands, reforming double stranded DNA। जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये जब रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होता है तो यहाँ पे ये बाइंड कर जाती हैं ताकि दोबारा से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना बना के ये दोबारा से ना बन जाए,
दोबारा से पेयरिंग ना कर लें। और ये स्टेबिलिटी के लिए, इसको स्टेबलाइज करवाने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स ज्वाइन हो जाती हैं यहाँ पे। स्लाइडिंग क्लैंप हेल्प्स होल्ड डीएनए पॉलीमरेज इन प्लेस। जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो डीएनए पॉलीमरेज को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखता है व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स आर बीइंग एडेड। टोपोआइसोमेरेज 2 relax supercoiled chromosome to make DNA more accessible for the initiation of replication। जो टोपोआइसोमेरेज 2 है ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है और रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए रेप्लिकेशन के फॉग को ओपन करने में हेल्प करता है। हेल्प्स रिलीव द स्ट्रेस ऑफ डीएनए व्हेन अनवाइंडिंग बाय कॉजिंग ब्रेक्स एंड देन रीसीलिंग द डीएनए। टोपोआइसोमेरेज 4 introduce single strand break into concatenated chromosomes to release them from each other and then reseal the DNA। जो टोपोआइसोमेरेज 4 होते हैं ये भी सिंगल स्ट्रैंड का ब्रेक करवाते हैं और उसके बाद में इनको जब करेक्ट कर देते हैं एक स्ट्रैंड को दूसरे से पास करवाने के बाद में ये गैप्स को रीसील कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी तक हमने देख लिए कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनकी ज़रूरत होगी रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए। हम लोग रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन रेप्लिकेशन का हमने पढ़ा था और अब हमने देख लिया कि रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो आखिर होता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है और उसके बाद में हम अलग अलग स्टडी करेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन।